कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर, जिसे दुनिया आमतौर पर एलए के नाम से जानती है ना, वो सच में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प जगह है। हाँ बिल्कुल। हॉलीवुड और चकाचौंध के लिए तो खैर ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है ही। एकदम सही। मतलब कई मशहूर लोगों ने इस शहर को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। किसी ने इसे एक शहर की तलाश में 72 उपनगर कहा, तो किसी ने दुनिया के आखिरी छोर पर बना ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर, ये काफी दिलचस्प नाम है ना? बाहर से देखने पर यह शहर सिर्फ ग्लैमर का केंद्र लगता है, लेकिन इसके सतह के ठीक नीचे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकती है। हाँ, और सच्चाई तो ये है कि इस शहर का निर्माण उस चीज पर नहीं हुआ जिसे हम आज ग्लैमर कहते हैं, बल्कि इसकी नींव एक बहुत ही गाढ़े, काले और बदबूदार तरल पदार्थ पर रखी गई है। और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय है। शुरुआत करते हैं एलए के लॉन्ग बीच के पास स्थित एक छोटे से द्वीप से, जो देखने में बिल्कुल किसी ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा लगता है। बिल्कुल। वहाँ सैकड़ों ताड़ के पेड़ हैं, टावर जैसी खूबसूरत इमारतें हैं और कृत्रिम झरने गिर रहे हैं। रात के समय वहाँ की जो लाइटिंग होती है ना, वो किसी का भी मन मोह सकती है। हाँ, वो जगह सच में बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा शहर के ठीक बीचों बीच बेवर्ली सेंटर नाम का एक सुपर हाई एंड शॉपिंग मॉल है। मतलब जहां गुची, प्राडा और वर्साचे जैसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड्स के शोरूम हैं। एक आम नजरिए से देखें तो एक खूबसूरत द्वीप और एक आलीशान शॉपिंग मॉल में कुछ भी असामान्य नहीं है। हाँ, लोग तो शॉपिंग ही करने जाते हैं वहां। बिल्कुल। लेकिन जब बात लॉस एंजलिस की हो रही हो ना, तो वहां जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। इन दोनों जगहों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। और वो रहस्य जमीन के नीचे धड़क रहा है। एकदम सही कहा आपने। और वो रहस्य ये है कि ये खूबसूरत द्वीप और वो आलीशान बेवर्ली सेंटर, ये दोनों ही दरअसल सक्रिय तेल के कुएं हैं। जी हाँ, एक्टिव ऑयल वेल्स। मतलब जो आज भी हर दिन कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। ये तथ्य सच में चौंकाने वाला लगता है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो लॉस एंजलिस हमेशा से इतना बड़ा और आधुनिक शहर नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो मवेशियों और बागानों का इलाका हुआ करता था। बिल्कुल, 1800 के दशक के अंत तक वो वैसा ही था। लेकिन फिर जमीन के नीचे कच्चा तेल मिल गया, और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। तो मतलब पूरा शहर ही बदल गया। पूरी तरह से। 1920 के दशक तक आते आते ना, पूरी दुनिया का 20% तेल अकेले लॉस एंजलिस शहर के अंदर पैदा हो रहा था। 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और उस समय शहर में जोनिंग के कोई नियम भी नहीं थे। तो जैसे ही तेल मिलने की खबर फैली, लोग वहां बसने लगे और हर तरफ कुएं खोदे जाने लगे। मतलब लोगों के घरों के पीछे भी? हाँ, घरों के पीछे, स्कूलों के मैदानों में, और यहाँ तक कि समुद्र तटों पर भी तेल के विशाल ढांचे खड़े हो गए। फिर जब शहर विकसित हुआ और आधुनिक बना, तो प्रशासन ने इन कुओं को बंद करने के बजाय इन्हें इमारतों, कृत्रिम द्वीपों और मॉल्स के अंदर छिपाने का फैसला किया। तो बेवर्ली सेंटर का ही उदाहरण लें तो ऊपर लोग लाखों की शॉपिंग कर रहे होते हैं और नीचे मशीनें जमीन से कच्चा तेल खींच रही होती हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। कच्चे तेल में आखिर ऐसी क्या बात है कि एक पूरा का पूरा शहर इसके इर्द गिर्द बस गया, और दुनिया भर में इसके लिए इतनी मारामारी भी है। हाँ। तो आज के इस विश्लेषण का मिशन ही ये समझना है कि कैसे ये गाढ़ा काला तरल पदार्थ, जिसे लोग ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वो आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और ताकत का असली केंद्र बन गया है। ये एक बहुत ही अहम विषय है। इस सफर की शुरुआत हम इतिहास के उस दौर से करते हैं जब इस तेल की सबसे कीमती चीज को लोग सचमुच कचरा समझकर नालियों में बहा दिया करते थे। इतिहास के पन्नों में जाएं तो 1800 के दशक के मध्य में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट था। ऊर्जा संकट? तो समय तो गाड़ियां भी नहीं थी। गाड़ियां नहीं थीं, लेकिन दुनिया भर में लैंप जलाने के लिए ऊर्जा चाहिए थी, और उसके लिए व्हेल मछली के तेल का इस्तेमाल होता था। ओहो, मतलब व्हेल का तेल? हाँ, और मांग इतनी ज्यादा थी कि व्हेल का अंधाधुंध शिकार किया गया। उनकी प्रजाति लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थे। ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल। उसी दौरान नमक की खदानों यानी सॉल्ट माइंस में काम करने वाले मजदूरों को जमीन के बहुत नीचे एक गाढ़ा काला पदार्थ मिला,
जिसे उस समय रॉक ऑयल कहा जाता था। और फिर जल्दी लोगों ने ये समझ लिया कि रॉक ऑयल जल सकता है। जी हाँ, उन्होंने इसे उबालकर इसमें से मिट्टी का तेल यानी केरोसिन निकालना शुरू कर दिया, जिसने व्हेल के तेल की जगह ले ली। जो कि व्हेल प्रजाति के लिए एक अच्छी खबर थी। हाँ, वो तो है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है 1892 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में घटी एक भयानक घटना। हाँ, वो घटना इस बात का प्रमाण थी कि उस समय इंसान कच्चे तेल को कितना कम समझता था। बिल्कुल। वहां भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से एक बांध टूट गया था। और फिर बाढ़ का वो उफनता हुआ पानी नदी के किनारे रखे उन वेस्ट ऑयल के टैंकों से जा टकराया। वेस्ट ऑयल यानी कचरा समझे जाने वाले तेल के रिजर्व टैंक। पानी के दबाव से वो टैंक टूट गए और वो सारा तथाकथित कचरा तेल नदी में बहने लगा। और फिर किसी अज्ञात चिंगारी की वजह से उस पूरी नदी में भीषण आग लग गई। हाँ, उस भयानक हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। मतलब नदी के पानी का इस तरह आग की लपटों में बदल जाना किसी बुरे सपने जैसा था। और इस कहानी का सबसे दुखद और विडंबनापूर्ण पहलू ये है कि वो तेल जिसे उस समय कचरा माना जा रहा था, वो दरअसल पेट्रोल था। पेट्रोल, जिसे आज हम इतना महंगा खरीदते हैं। बिल्कुल। उस दौर में कच्चा तेल सिर्फ इसलिए निकाला जाता था ताकि उससे केरोसिन मिल सके। केरोसिन निकालने के बाद जो हल्का तेल और भारी डामर बच जाता था, उसे पूरी तरह से बेकार मानकर फेंक दिया जाता था। तो पेंसिल्वेनिया की नदी में जो जल रहा था वो वही बेकार समझा जाने वाला हल्का तेल था। जी हाँ, वो वही था। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई इंसान सोने की खदान खोजे, उसमें से सिर्फ तांबा निकाले और असली सोने को कचरा समझकर नदी में फेंक दें। बहुत ही सटीक तुलना की है आपने। क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि वो बेकार समझा जाने वाला तरल पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि आज की दुनिया को चलाने वाला पेट्रोल था। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, मैं ये सोच रहा था कि ये कचरा जिसे हम आज पेट्रोल कहते हैं, या फिर वो गैस जिस पर हमारा खाना पकता है, ये सब कच्चे तेल के एक ही काले कीचड़ से कैसे निकल सकते हैं? मतलब ये कैसे संभव है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तकनीक ने कच्चे तेल के हर एक अणु को कैसे उपयोगी बना दिया। इस प्रक्रिया को डिस्टिलेशन और बाद में रिफाइनिंग कहा गया। रिफाइनिंग, हाँ, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक बर्तन में पानी और अल्कोहल दोनों मिले हुए हैं। ठीक है। अगर उस बर्तन को गर्म किया जाए तो क्या होगा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान पानी से कम होता है। तो अल्कोहल पहले उबल जाएगा? बिल्कुल। वो पहले भाप बनकर उड़ने लगेगा, जिसे हम अलग इकट्ठा कर सकते हैं और बर्तन में सिर्फ पानी बच जाएगा। अच्छा, तो कच्चे तेल के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है? मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर भाप बनती हैं? सटीक तौर पर आधुनिक रिफाइनरियों में कच्चे तेल को एक विशाल भट्टी में डालकर बेहद ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। उबलने तक? हाँ, फिर उस उबलते हुए मिश्रण को एक ऊंचे डिस्टिलेशन कॉलम में भेजा जाता है। इस कॉलम में अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग तापमान होता है। तो जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा? जी, जो हिस्से सबसे हल्के होते हैं जैसे कि एलपीजी गैस, वो सबसे कम तापमान पर भाप बनकर कॉलम के सबसे ऊपरी हिस्से से बाहर आ जाते हैं। कमाल है। उससे थोड़ा नीचे जहां तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पेट्रोल मिलता है। उससे नीचे हवाई जहाजों का ईंधन जिसे जेट फ्यूल कहते हैं, फिर डीजल और फिर समुद्री जहाजों में इस्तेमाल होने वाला भारी बंकर फ्यूल मिलता है। तो जो सबसे भारी हिस्सा होता है जो भाप नहीं बन पाता, वो सबसे नीचे रह जाता होगा? बिल्कुल। वही भारी हिस्सा अंत में डामर यानी एस्फॉल्ट बनता है, जिससे आज दुनिया भर की सड़कें बनती हैं। हाँ, इसके अलावा रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे क्रैकिंग के जरिए भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़कर और ज्यादा पेट्रोल या प्लास्टिक बनाने वाले बाय प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। मतलब आज कच्चे तेल का लगभग कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं जाता। एकदम सही, 100% इस्तेमाल होता है। तो जब ये समझ आ गया कि कच्चे तेल का हर हिस्सा इतना कीमती है, तो बाजार में ये सवाल उठना लाजमी था कि कौन सा तेल सबसे अच्छा है। जाहिर सी बात है, हर जगह का तेल अलग होता है। हाँ, क्योंकि दुनिया में हर जगह जमीन के नीचे से निकलने वाला तेल एक जैसा तो नहीं होगा। और इसे पहचानने का जो शुरुआती तरीका था ना, वो इतना अजीब है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल होता है। आप उस टेस्टिंग वाले तरीके की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैंने पढ़ा है कि शुरुआत में जब टेस्टिंग के लिए आज जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तो लोग तेल को चखकर उसकी क्वालिटी चेक करते थे। मतलब
क्या वाकई लोग जमीन से निकलने वाले उस काले कीचड़ को अपनी जीभ पर रखते थे? ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन शुरुआती दौर में तेल खोजने वाले लोग सचमुच अपनी जीभ से कच्चे तेल को छूकर उसका स्वाद चखते थे। अरे बाप रे। मानव शरीर ही उस समय की सबसे बेहतरीन टेस्टिंग मशीन था। अगर तेल का स्वाद पेट्रोल जैसा होता था और उसमें थोड़ी मिठास महसूस होती थी, तो उसे बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता था। मिठास कीचड़ वाले तेल में? हाँ, इस तरह के तेल को आज भी इंडस्ट्री में स्वीट क्रूड कहा जाता है। अच्छा, स्वीट क्रूड मतलब मीठा तेल। तो अगर मीठा तेल है तो जाहिर है कि कोई खट्टा या कड़वा तेल भी होता होगा। ऐसा ही है। कुछ कच्चे तेल में सड़े हुए अंडे जैसी भयानक बदबू आती थी और स्वाद बहुत ही अजीब और कसैला होता था। बाद में विज्ञान ने समझाया कि ऐसा उसमें मौजूद सल्फर की अधिक मात्रा के कारण होता था। तो सल्फर की वजह से बदबू आती थी? हाँ, जब अमेरिका के टेक्सास में तेल का बहुत बड़ा भंडार मिला ना, तो क्वालिटी चेक करने वाले लोग बहुत निराश हुए, क्योंकि वहाँ का तेल बहुत सोर यानी खट्टा और बदबूदार था। अच्छा, तो स्वीट और सोर का ये मतलब है? बिल्कुल। स्वीट क्रूड को रिफाइन करना आसान होता है और उससे पेट्रोल ज्यादा निकलता है। और सोर क्रूड? सोर क्रूड को रिफाइन करना मुश्किल होता है। इसमें सल्फर हटाने का अतिरिक्त खर्च लगता है और इसमें भारी तेल या डामर ज्यादा निकलता है। तो ये बात है, इसीलिए अलग-अलग खरीदार अपनी जरूरत और रिफाइनरी की क्षमता के हिसाब से अलग-अलग तरह का तेल मांगते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब पूरी दुनिया में तेल का व्यापार होने लगा, हाँ। तो इसकी कीमत कैसे तय होने लगी? क्योंकि हर देश का तेल अलग क्वालिटी का है। इस जटिलता को सुलझाने के लिए ना ग्लोबल बाजार ने बेंचमार्क बनाए। बेंचमार्क? हाँ, मुख्य रूप से 3 बड़े ग्लोबल बेंचमार्क हैं जो आज भी तेल की कीमत तय करते हैं। पहला है WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये वो अमेरिका वाला तेल है? जी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन कच्चे तेलों में से एक है। ये बेहद स्वीट और लाइट है, जिसका मतलब है कि इसमें सल्फर बहुत कम है और इसे रिफाइन करके पेट्रोल बनाना सबसे आसान है। तो अमेरिका में तेल की कीमतें इसी के आधार पर तय होती हैं? बिल्कुल। और दूसरा बेंचमार्क शायद ब्रेंट क्रूड है, जिसके बारे में हम अक्सर अखबारों या टीवी पर सुनते हैं। हाँ, ये सबसे अहम नाम है। ब्रेंट क्रूड दुनिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क है। पूरी दुनिया में पैदा होने वाले लगभग 60 से 70% कच्चे तेल की खरीद फरोख्त इसी के आधार पर होती है। 60 से 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये निकलता कहाँ से है? ये उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी में समुद्र के नीचे से निकलता है। ये WTI के मुकाबले क्वालिटी में थोड़ा कम स्वीट होता है। और तीसरा बेंचमार्क कौन सा है? तीसरा बड़ा बेंचमार्क है दुबई या ओमान क्रूड, जो कि काफी सोर और भारी होता है और मुख्य रूप से एशियाई देशों के बाजारों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुनने वालों को शायद पता ना हो कि आज 150 से अधिक प्रकार के कच्चे तेल मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे कनाडा में मिलने वाला व्हाइट रोज जो मीडियम स्वीट है, वेनेजुएला का मेरेसोला जो कि काफ़ी हैवी और सोर है, और भारत में मिलने वाला बॉम्बे हाई जो कि लाइट और स्वीट क्रूड की श्रेणी में आता है। तो बाजार ये देखता है कि कोई भी नया तेल WTI, ब्रेंट या दुबई क्रूड से कितना मिलता जुलता है, और उसी आधार पर उस पर डिस्काउंट या प्रीमियम लगाया जाता है। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था ने तेल के व्यापार को दुनिया भर में एक समान भाषा दे दी है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मेरे मन में एक तार्किक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो आपने कहा कि WTI क्रूड ब्रेंट क्रूड से बेहतर है क्योंकि वो ज्यादा स्वीट है और उससे पेट्रोल आसानी से निकलता है। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से वो बेहतर है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ग्लोबल मार्केट में अक्सर ब्रेंट क्रूड की कीमत WTI क्रूड से ज्यादा होती है? अगर WTI बेहतर क्वालिटी का है तो उसे ज्यादा महंगा होना चाहिए ना? ये उल्टा क्यों है? ये अर्थशास्त्र और भूगोल का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। इसका जवाब क्वालिटी में नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स यानी परिवहन में छिपा है। लॉजिस्टिक्स में? वो कैसे? दरअसल WTI क्रूड अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों यानी जमीन के काफी अंदर स्थित कुओं से निकाला जाता है। अच्छा, मतलब जमीन के बीच में। हाँ, वहां से उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार या समुद्री जहाजों तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन या मालगाड़ियों से लाना पड़ता है। तो इसमें तो बहुत खर्च आता होगा। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपोर्टेशन का भारी खर्च जुड़ जाता है।
दूसरी तरफ अगर हम ब्रेंट क्रूड को देखें तो वो सीधे समुद्र के बीच स्थित तेल के कुओं से निकाला जाता है। ओहो, तो उससे पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम सही। वहां से उसे तुरंत बड़े समुद्री जहाजों में पंप किया जाता है और दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से और कम लागत में भेजा जा सकता है। समझ गया। मतलब जमीन पर क्वालिटी जीतती है, लेकिन समंदर में लॉजिस्टिक्स जीतता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट की ये बेजोड़ सहूलियत ही ब्रेंट क्रूड को बाजार में ज्यादा महंगा और लोकप्रिय बना देती है। क्या बात है। लेकिन क्वालिटी और ट्रांसपोर्ट तो बस बाजार का एक आधार तय करते हैं। जी, असली खेल तो कहीं और चलता है। बिल्कुल। दुनिया के इस सबसे बड़े खेल के असली धागे तो वो लोग खींचते हैं जो ये तय करते हैं कि बाजार में कितना तेल आएगा और कितना नहीं। अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम यहाँ काम करता है, सप्लाई और डिमांड। और जब बात कच्ची तेल की सप्लाई को कंट्रोल करने की हो तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, ओपेक प्लस देशों का समूह। जी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, वेनेजुएला, इराक और कुवैत जैसे प्रमुख देश इसके सदस्य हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब अगर इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझें तो ये किसी कॉलेज के उस ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह है जहां क्लास के सारे टॉपर्स आपस में मिलकर एक गुप्त समझौता कर लेते हैं। ये तुलना काफी मजेदार है। हाँ, मतलब वो तय करते हैं कि कोई भी एक लिमिट से ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसा करने से क्लास का औसत हमेशा कम रहेगा और ग्रेडिंग का कर्व हमेशा उनके हक में रहेगा, जिससे प्रोफेसर कभी पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बढ़ा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ओपेक प्लस देश भी ठीक यही करते हैं। वे आपस में बैठकर तय कर लेते हैं कि वो बाजार में रोजाना कितने मिलियन बैरल तेल निकालेंगे ताकि सप्लाई हमेशा सीमित रहे और तेल की कीमतें उनके मन मुताबिक ऊंची बनी रहें। ये कार्टेल सिस्टम का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो जब तेल की कीमतें गिरने लगती हैं तो ये क्या करते हैं? जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरने लगती हैं तो ये देश आपसी सहमति से अपना उत्पादन कम कर देते हैं ताकि बाजार में कृत्रिम रूप से तेल की कमी पैदा हो और दाम फिर से बढ़ जाएं। मतलब सारा कंट्रोल इनके हाथ में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी पूरी मोनोपोली है। अच्छा। इनका मुकाबला नॉन ओपेक देशों से भी होता है, जैसे कि अमेरिका, रूस और ब्राजील, जो अपनी शर्तों पर तेल का उत्पादन करते हैं। तो वो बैलेंस बनाने का काम करते हैं। हाँ, कई बार वो कीमतों को संतुलित करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो सत्ता और पैसे का खेल है ना, ये सिर्फ बंद कमरों की मीटिंग्स तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, इसका असर जमीन पर बहुत गहरा होता है। जब दुनिया की पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर टिकी हो तो ये ब्लैक गोल्ड आसानी से युद्ध के मैदानों का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसे बड़े युद्ध हुए हैं जिनकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ तेल था। अगर हम 1991 के कुवैत और इराक युद्ध का विश्लेषण करें तो इसके केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प और तकनीकी विवाद था। तकनीकी विवाद? हाँ, इराक का सीधा आरोप था कि कुवैत सीमा पर स्लैंटेड ड्रिलिंग कर रहा है। रुकिए, ये स्लैंटेड ड्रिलिंग या तिरछी खुदाई क्या होती है? क्या कोई जमीन के नीचे से दूसरे देश का तेल चुरा सकता है? इसे ऐसे समझें कि आप एक रेस्टोरेंट में अपनी टेबल पर बैठे हैं और आपके सामने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखा है। ठीक है। लेकिन आप एक बहुत लंबा और तिरछा स्ट्रॉ डालकर चुपचाप बगल वाली टेबल पर बैठे व्यक्ति के ग्लास से ड्रिंक पीने लगे। अरे वाह, ये तो सच में चोरी हुई। कुवैत पर यही आरोप था कि वो बॉर्डर के पास अपनी जमीन पर कुएं तो सीधा खोद रहा है, लेकिन जमीन के बहुत नीचे जाकर वे पाइप तिरछे होकर इराक के तेल भंडारों तक पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है। और इसी तकनीकी चोरी के आरोप ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया। ये सच में हैरान करने वाला है। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं है। जी, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। ईरान और इराक के बीच हुए लंबे युद्ध, सूडान और नाइजीरिया में हुए भयानक गृह युद्ध, और यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध की कई बड़ी लड़ाइयों के पीछे का मुख्य रणनीतिक कारण भी तेल के भंडारों पर कब्जा करना ही था। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव की खबरें आती हैं, जैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के कूटनीतिक विवाद। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम केवल ऐतिहासिक और स्रोतों में दिए गए तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी, हम किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। तथ्य बस इतना है कि तेल हमेशा से कूटनीति और सत्ता के केंद्र में रहा है। और चूंकि दुनिया के ज्यादातर शक्तिशाली देश अपनी जरूरत का पूरा तेल खुद पैदा नहीं कर सकते, वे पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। मतलब उन्हें तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसीलिए इस तेल को एक देश से दूसरे देश तक सुरक्षित पहुंचाना
सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। हाँ, समुद्र के रास्ते से। यही कारण है कि विभिन्न देशों की नौसेनाएं दुनिया भर के उन संकरे समुद्री रास्तों की दिन रात गश्त करती हैं जहां से तेल के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। और जो जमीन पर पाइपलाइंस होती हैं उनका क्या? जमीन के नीचे और समुद्र के अंदर बिछी हजारों किलोमीटर लंबी तेल की पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए ना आज हाईटेक सोनार और ड्रोन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तेल की सुरक्षा आज किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अहम हिस्सा है। तो दुनिया भर में चल रहे इस भू राजनीतिक तनाव और तेल की रस्साकशी का सीधा असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? असर तो बहुत सीधा और गहरा होता है। खासकर भारत जैसे देश में जहां आबादी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है और ऊर्जा की खपत लगातार आसमान छू रही है। अगर ग्लोबल रैंकिंग पे नजर डालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। तीसरा सबसे बड़ा? मतलब हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। भारत की ऊर्जा की जरूरतें बहुत विशाल है और अपने जरूरत का लगभग 80 से 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है। जी बिल्कुल। मुख्य रूप से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां रिफाइनिंग और वितरण का काम करती हैं, जो देश के कोने कोने में पेट्रोल पंपों तक ईंधन पहुंचाती हैं। और जमीन से या समंदर से तेल निकालने के मोर्चे पर ONGC जैसी कंपनी काम करती है। लेकिन जब हम रिफाइनिंग की बात करते हैं ना, तो भारत में एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही धाक जमाई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी का मॉडल दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के लिए एक केस स्टडी है। सच में? हाँ, ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी क्षमता में है। क्षमता से आपका क्या मतलब है? ये रिफाइनरी तकनीकी रूप से इतनी एडवांस है कि ये बाजार में मिलने वाले उस सबसे खराब, कड़वे और बदबूदार माने जाने वाले हेवी सल्फर यानी हेवी सोर क्रूड को भी बड़ी आसानी से प्रोसेस कर सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस की असली ताकत मार्जिन के खेल में है। बिल्कुल। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सबसे सस्ता कचरा माना जाने वाला सोर क्रूड भारी डिस्काउंट पर खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि उसे कोई और जल्दी खरीदना नहीं चाहता। सीधे विदेशों में, खासकर यूरोप और अमेरिका को ऊंचे दामों पर निर्यात कर दिया जाता है। सस्ते कच्चे माल को महंगे प्रोडक्ट में बदलना, ये सच में एक बहुत बड़ा और सफल बिजनेस मॉडल है। If we connect this to the bigger picture, तो हम पाएंगे कि एक तरफ ये बिजनेस मॉडल बहुत सफल है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के हर बड़े देश को ये बात समझ में आ चुकी है कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि किसी भी दिन कोई युद्ध छिड़ सकता है, कोई समुद्री रास्ता ब्लॉक हो सकता है और पूरे देश की रफ्तार रातों रात रुक सकती है। बिल्कुल सही विश्लेषण है और यही डर एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रही है ना? जी, आज चीन बहुत आक्रामकता के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की तरफ शिफ्ट हो रहा है और न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर पावर जैसे विकल्पों में भारी निवेश कर रहा है। और भारत भी तो इस दिशा में काम कर रहा है। हाँ, भारत भी कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों और CNG वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ये विरोधाभास भी सोचने वाला है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पूरे जोर शोर से चल रही है और दूसरी तरफ सड़कों पर रोज नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतर रही हैं। ये विरोधाभास इसलिए है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ऊर्जा का बदलाव कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है। हाँ, रातों रात तो नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में दशकों का समय लगेगा और जब तक ये बदलाव पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर जाता, तेल के लिए ये वैश्विक रस्साकशी और निर्भरता यूं ही जारी रहेगी। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने ब्लैक गोल्ड के कई अदिलचस्प और हैरान करने वाले पहलुओं को समझा। बहुत सी नई बातें सामने आईं। लॉस एंजलिस के आलीशान बेवर्ली सेंटर मॉल और उष्णकटिबंधीय द्वीप के पीछे छिपे वो सक्रिय तेल के कुएं जो शहर के इतिहास की गवाही देते हैं। और 1892 में पेंसिल्वेनिया की वो भयानक आग। हाँ,
कचरा समझे जाने वाले वेस्ट ऑयल के कारण नदी में लगी वो भयानक आग जिसने हमें रिफाइनिंग का महत्व समझाया। फिर जीभ से तेल चक्कर उसकी मिठास या खटास पहचानने का वो अजीब व गरीब शुरुआती दौर। और फिर वो सत्ता का बड़ा खेल भी। बिल्कुल, कैसे ओपेक प्लस देश कॉलेज के टॉपर्स की तरह अपनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। स्लैंटेड ड्रिलिंग कैसे युद्ध का कारण बनती है और कैसे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कचरे जैसे तेल से अब प्रीमियम ईंधन बनाकर इस ग्लोबल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन गई है। गाड़ियों में डलने वाला एक ईंधन नहीं है, ये वो अदृश्य धागा है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति को आपस में बांध रखा है। सही कहा। हर एक लीटर तेल के पीछे भूगोल, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत बड़ा और जटिल खेल चल रहा होता है। सच कहा। मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को सुनने के बाद अक्सर लोगों के मन में ये बातें आएंगी। अगली बार जब कोई भी आम इंसान किसी पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएगा तो उसे मीटर पर तेजी से भागते हुए उन नंबरों के पीछे का वो पूरा वैश्विक इतिहास, समुद्रों में गश्त लगाते वो जंगी जहाज और सत्ता का वो अदृश्य खेल जरूर याद आएगा। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम ऊर्जा के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। तो परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के नाम पर तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर की तरफ भाग रही है। ये बदलाव तो आना ही है। ये एक स्पष्ट दिशा है, लेकिन जरा सोचिए, भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस दुनिया से कच्चे तेल की जरूरत लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। उस दिन उन शक्तिशाली देशों और उनकी विशाल अर्थव्यवस्थाओं का क्या होगा जिनकी पूरी पहचान, ताकत और रसूख सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लैक गोल्ड की बुनियाद पर खड़ी है। क्या तेल की जरूरत खत्म होने से सचमुच दुनिया में युद्ध खत्म हो जाएंगे, या फिर सत्ता और ताकत के इस अनंत खेल में कोई नया मोहरा किसी नए संसाधन के रूप में सामने आ जाएगा? ये सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जो भविष्य की राजनीति तय करेगा। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में बस इतना ही।